शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और इस भगदड़ के बाद अब लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से सुरक्षा के लिए जो बड़ा फैसला लिया गया है वो सामने आ रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री फिलहाल रेलवेज ने बंद कर दी है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। तो अभी के लिए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। मतलब अगर आप यात्रा कर रहे हैं तभी आपको रेलवे स्टेशन में एंट्री मिलेगी, अन्यथा प्लेटफॉर्म टिकट लेकर सिर्फ प्लेटफॉर्म तक अगर आप जाना चाह रहे हैं तो फिर इसकी इजाजत रेलवे की तरफ से अभी नहीं दी जाएगी। भीड़ कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री फिलहाल रेलवे की तरफ से बंद कर दी गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यह बड़ी खबर है। 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां भीड़ बहुत ज्यादा थी और उसके बाद यहां पर भगदड़ हुई थी जिसकी चपेट में आकर 18 लोगों की जान चली गई थी और अब रेलवे जो है वो एक के बाद एक एहतियाती कदम उठा रहा है। इसी के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद, इसका नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को जो भगदड़ हुई उसके बाद प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा भी और पुख्ता की गई है। सुरक्षा बलों के जवानों को खास तौर से जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, प्लेटफॉर्म नंबर 15 है, प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, वहां तैनात किया गया है और साथ ही क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म पर अब रस्सियां बांध दी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर की एक रिपोर्ट। दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14 पर बड़ा हादसा होने के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें काफी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हमारी मौजूदगी देख पाएंगे। दिल्ली पुलिस का बैरिकेड यहाँ पर आपको लगा हुआ नजर आएगा। रस्सी जो है वो लगा दी गई है और जिसके चलते का जो है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर काफ़ी ज़्यादा जो इंतजामात हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। थोड़ी यहाँ पर आप देख पाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14, सामने आपको सुरक्षा बल सिक्योरिटी जो है वो भी आपको यहाँ पर तैनात नज़र आएंगे। रस्सी जो है वो भी लगा दी गई है, यात्रियों को पीछे ही रहने के लिए कहा गया है और इस तरह के तमाम सारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो इस बड़े हादसे के बाद जो एहतियात के तौर पर जो है वो आपको यहाँ पर साफ तौर से नजर आएंगे। जो यात्री हैं वो जो बैठने वाली जगह है यहाँ पर बेंच है वहीं पर बैठकर अपनी ट्रेन का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको नजर आएंगे। रस्सी जो लगाई गई है और जो दायरा है वो सीमित कर दिया गया है। कुछ दूरी पर जो जवान हैं, उन्हें सुरक्षाकर्मी हैं, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। तो इस तरह से तमाम जो एहतियात है वो फिलहाल अब बरतते हुए जो रेलवे प्रशासन है वो आपको नजर आएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस तमाम सारी व्यवस्थाओं का कितना असर, जब यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर बढ़ती है तब कितना असर इसका पड़ता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही दिव्यांकर हमें जानकारी साझा करेंगे। दिव्यांकर से जानते हैं, दिव्यांकर, रेलवे के जो इंतजाम है वो दोबारा सवालों के घेरे में ना आए, इसी वजह से अब ये व्यवस्था बेहतर की जा रही है रेलवे की तरफ से। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो घटना हुई शनिवार की उसके बाद रेलवे प्रशासन ने सबक लिया है और तमाम जो एहतियात है वो बरतते हुए रेलवे प्रशासन नजर आ रहा है और इसी के चलते जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसकी जो बिक्री है वो भी बंद कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सामने आपको ये काउंटर नजर आएगा, अनरिजर्व टिकट यहाँ पर मिलते हैं और इसी जगह पर जो नोटिस है वो भी लगा दिया गया है, प्लेटफॉर्म टिकट बंद है, पूछताछ ना करें और प्लेटफॉर्म टिकट बंद है। तो तमाम जो नोटिसेस है हर एक काउंटर के सामने आपको लगे हुए नजर आएंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले हमने कई लोगों से बातचीत की। उनका साफ तौर से कहना है कि कुछ अपने परिजनों को छोड़ने आए थे। उन्होंने बताया कि अंदर जाना चाहते हैं, किसी की ट्रेन 12 बजे की है, किसी की ट्रेन 12:30 बजे की है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ से चूंकि इसकी जो प्लेटफॉर्म टिकट मिलना बंद हो गया है जिसके चलते उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। कुछ लोगों से बात कर ले। प्लेटफॉर्म टिकट आप लेने आए थे? हाँ। क्या बताया गया? प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। कारण बताया क्यों बंद कर दिया गया? नहीं, वो तो कह रहे हैं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ। कब तक नहीं मिलेगा? ना। तो जो लोग आ रहे हैं अपने परिजनों को कुछ छोड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तभी उनकी जो एंट्री है वो होती है, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी और लोगों को अपने परिजनों को स्टेशन के बाहर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये भी एक कहा जाए तो
जो परिजन आते हैं उनके लिए एक परेशानी भी हो सकती है, लेकिन रेलवे सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा कदम है और प्लेटफॉर्म टिकट की जो एंट्री है वो भी बंद कर दी गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इससे क्राउड मैनेजमेंट पर कितना असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ ये पोस्टर लगाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री है वो अभी फिलहाल बंद कर दी गई है। और वही जहां एक और प्लेटफॉर्म टिकट की एंट्री जो बिक्री है वो बंद की गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी जो प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 है वहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ा दी गई है। सीआरपी के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। तो एक तरह से क्राउड मैनेजमेंट जो घटना हुई उससे सबक लेते हुए रेलवे प्रशासन जरूर नजर आ रहा है। एक बार हम बाहर की रेलवे स्टेशन के बाहर की किस तरह की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं रोमाना, क्योंकि बाहर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे पुलिस का जो स्टेशन है वहां पर भी जो सीआरपी के जवान है उनको ब्रीफिंग वगैरह दी गई, उसके बाद उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्हें भेजा गया है। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे गेट नंबर 8, ठीक ये जो सामने वाला एस्केलेटर वाला रास्ता है, इसी रास्ते से आगे जाकर प्लेटफॉर्म नंबर 16, 15, 14 वो उस तरफ रास्ता जाता है। और वहीं पर भीड़ जो कि काफ़ी ज़्यादा हुई थी और जिसके बाद जो भगदड़ वाली घटना हुई जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। तो एक तरह से तमाम सारे जो एहतियात हैं वो रेलवे प्रशासन की ओर से बरते गए हैं। और देखने वाली बात ये भी होगी कि जब प्लेटफॉर्म पर जो लोगों की भीड़ है वो जब वहाँ पर पहुँचती है और तब उस समय किस तरह के इंतजाम रेलवे प्रशासन करता है। तमाम सारे सुरक्षा कदम जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब ट्रेन आएगी और ट्रेन जब पहुंचती है तब यात्री जो है वो किसी भी तरह अपनी जगह ट्रेन के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, चाहे वो खिड़की का रास्ता हो वहां से अपना सामान अंदर फेंक कर जगह बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर तमाम चाहे टॉयलेट वाले रास्ते हो वहां से जाने के अंदर कोशिश करते हैं। तो उस दौरान क्राउड मैनेजमेंट किस तरह से होता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल एहतियात के तौर पर प्लेटफॉर्म टिकट की एंट्री बंद की गई, बिक्री बंद की गई है और इसके साथ साथ तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनकी भी तैनाती प्लेटफॉर्म पर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया दिव्यांकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल इंतजाम किए जा रहे हैं रेलवेज की तरफ से, लेकिन ये इंतजाम कितने कारगर होंगे वो जब भीड़ का रेला आएगा तभी इसकी असली परीक्षा हो पाएगी। हम आगे बढ़ रहे हैं अगली खबर की तरफ। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में की गई अश्लील टिप्पणी के मामले में रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना और जो अन्य आरोपी हैं आज राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने उन्हें पेश होना है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। एनसीडब्ल्यू के सामने समय रैना, अपूर्वा मखीजा की पेशी होनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन लोगों की पेशी होगी। एनसीडब्ल्यू के सामने रणबीर इलाहाबादिया को भी पहुंचना है, लेकिन रणबीर के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। दोपहर 12 बजे का समय जब समय रैना, रणबीर, अपूर्वा की पेशी होनी है। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समय रैना से लेकर अपूर्वा मखीजा तक पेश होंगे, लेकिन रणबीर इलाहाबादिया को लेकर अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, समय रैना और अपूर्वा मखीजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होंगे, लेकिन सवाल रणबीर इलाहाबादिया को लेकर है। कहां है रणबीर इलाहाबादिया? बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि कहां है रणबीर इलाहाबादिया। देखा जाए तो इस मामले में एनसीडब्ल्यू को हम अगर लें तो कुल 4 अलग अलग संस्थाएं हैं एजेंसी जो इस मामले की जांच कर रही हैं। महाराष्ट्र की साइबर पुलिस, मुंबई की खार पुलिस, आसाम पुलिस और चौथा एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जो विवादित टिप्पणियां की गई, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसका एक संज्ञान लिया था और आज 17 तारीख को इस केस से संबंधित लोगों को सम्मन जारी किया था कि वो आकर अपना बयान दर्ज कराएं। इस मामले में अपूर्वा मखीजा और समय रैना इन दोनों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया कि वो ऑनलाइन अपीयर होना चाहते हैं मुंबई से, और जैसा भी एनसीडब्ल्यू चाहे उस समय पर वो उपस्थित रहेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसे स्वीकार कर लिया है एनसीडब्ल्यू ने। अभी 12 बजे, 1 घंटे बाद 12 बजे अपूर्वा मखीजा और समय रैना ये दोनों ऑनलाइन पद्धति से एनसीडब्ल्यू के सामने हाजिर होंगे। लेकिन सवाल यह है कि रणबीर इलाहाबादिया कहां है? ना तो वो मुंबई पुलिस के सामने आए, ना तो साइबर सेल के सामने आए हैं, ना आसाम पुलिस का नोटिस स्वीकार किए हैं और ना एनसीडब्ल्यू के सामने आ रहे हैं, ना ही उन्होंने समय मांगा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या रणबीर इलाहाबादिया, जिन्होंने आपत्तिजनक बयान इस शो में दिया था, वो कोर्ट के सहारे बैठे हुए हैं,
कोर्ट में उन्होंने एक याचिका की है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसके सहारे वो बैठे हुए हैं कि वहां से उनको कुछ राहत मिल जाए तब वो इन संस्थाओं को एंटरटेन करेंगे? ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। पर इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया हो, जसप्रीत सिंह हो, इन्होंने अभी तक एनसीडब्ल्यू को लेकर कोई भी पत्र नहीं लिखा या कोई समय की मांग नहीं की। आशीष चंचलानी भी हैं, इन्होंने भी कोई अभी तक समय की मांग नहीं की है। सिर्फ समय रैना, अपूर्वा मखीजा ने समय की मांग की थी। ऑनलाइन 12 बजे वो एनसीडब्ल्यू के सामने हाजिर होंगे। जी रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मृत्युंजय, नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र साइबर सेल ने 13 फरवरी को इंडियाज गॉट टैलेंट शो के फाउंडर समय रैना को दूसरी बार समन भेजा। आज पेश होने का आदेश भी दिया। महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने भी समय रैना की पेशी है। समय रैना को महाराष्ट्र साइबर सेल ने पेशी का ये समन भेजा था। जांच अधिकारी के सामने पेश होने का समन जारी हुआ था। पेशी के लिए अब तक 2 समन भेजे जा चुके हैं महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से। समय रैना ने साइबर सेल को यूएस में होने की बात बताई थी। कल यानी रविवार को कोलकाता के बर्दवान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की एक रैली हुई और इस रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक बयान दिया। इसी बयान को लेकर अब विवाद सा शुरू हो गया है। पहले आप ये जानिए कि पश्चिम बंगाल में आरएसएस की रैली थी। इस रैली में संघ प्रमुख ने एक बयान दिया और वो बयान जिसको लेकर अब कई सवाल हैं वो ये कि इस देश का उत्तरदायी समाज जो है वो हिंदू समाज है। ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया। जब दुनिया ने आंखें खोली तब से हिंदू और भारतवर्ष है। संघ प्रमुख के बयान का कई राजनीतिक दलों ने विरोध कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ऐसे बयान केवल नफरत को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये तीखी प्रतिक्रिया आई है। पहले आप सुनिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान। संघ क्या करना चाहता है? संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है, क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। तो मोहन भागवत का ये बयान और इसको लेकर अब सियासी घमासान तेज हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है, वो इसे राजनीति से इस बयान को जोड़ने का आरोप विपक्ष पर लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि ऐसे बयानों से सिर्फ नफरत को बढ़ावा मिलता है। संघ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और संघ के साथ पॉलिटिक्स की कोई नाता नहीं रहता। स्वयंसेवक पॉलिटिक्स में रहते हैं, स्कूल में भी रहते हैं, कॉलेज में भी रहते हैं, दूसरे क्षेत्र में भी रहते हैं। मीडिया फोकस हमेशा पॉलिटिक्स के ऊपर रहता है, इसलिए पॉलिटिक्स में आप लोगों को स्वयंसेवक जो है वो दिखते हैं। लेकिन जो स्वयंसेवक इसी तरीके का गणवेश पहन के जो स्कूल में जाते हैं या स्कूल के साथ जुड़े हुए जो स्वयंसेवक जो यहाँ पे इस गणवेश के साथ यहाँ पे उपस्थित है, उनकी तरफ फोकस नहीं जाता। इस लोगों को लगता है पॉलिटिक्स के ऊपर ही सब है। पॉलिटिक्स कैन बी ए पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट इट कैनॉट बी द लाइफ ऑफ द और द हार्ट ऑफ द सोसाइटी। बीजेपी के साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इसके मुखिया ने आरएसएस की वो नीति सामने रख दी है। आरएसएस हिंदुओं को ही संगठित करना चाहती है। आरएसएस उन्हीं के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना चाहती है। उनका कहना है कि जिम्मेदार समाज है। नफरत फैलाने का काम तो आप ही कर रहे हैं। क्या कोई जिम्मेदार समाज इस तरीके की नफरत फैलाता है? हिंदू मुसलमान करता है। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार समाज मुसलमान है तो क्या आरएसएस को यह बात अच्छी लगेगी? इस तरीके के बयानात देश को कमजोर करते हैं। तो देश और हिंदुओं को लेकर ये भागवत ज्ञान, जिसको लेकर अब सियासी घमासान, वो भी आपने सुन लिया। इसी पर जरा बात कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ मालविया, प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट हैं AIIA के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा मौलाना साजिद रशीदी से समझते हैं कि आप मोहन भागवत के इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी। देखिए रोमाना, यकीनी तौर पर जो घर में बड़ा होता है
हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम मानते हैं, तो बड़े को बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहन भागवत ने तो यह भी बयान दिया था कि अब मस्जिदों में क्या मंदिर ढूंढना, उस पर तो कोई उसको ज्यादा उससे लिया नहीं किसी ने। सवाल ये है कि जो बड़ा होता है घर में, यकीनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन जिस तरह से समाज में एकता, अखंडता और आपस में भाईचारा होना चाहिए, उस तरीके से समझकर संभलकर मोहन भागवत जी को बयान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बयानों को, हर बयान को अनैथा लेना, ये भी कहीं की समझदारी की बात नहीं है। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप खुलकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। मतलब मोहन भागवत जी ने कहा, आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, खुलकर बात रखिए ना। नहीं, मैं खुलकर ही बात रख रहा हूँ। हाँ। खुलकर ही बात रख रहा हूँ। तो बताइए सही लगा या गलत लगा? कि जो घर में बड़ा होता है उसको समझदारी के साथ बयान देना चाहिए। तो ये बयान मोहन भागवत का समझदारी वाला है या नहीं है? मेरी प्रतिक्रिया इससे समझ गए होंगे सब लोग जो सुनने वाले हैं, कि बड़े को समझदारी के साथ बयान देना चाहिए। ये बयान समझदारी वाला है या नहीं है? नहीं, ये बयान समझदारी वाला है या नहीं तो तय करेंगे आप लोग, या पब्लिक जो सुनने वाली वो तय करेगी। मौलाना साजिद रशीदी की नजर में ये बयान क्या है? सही है, नहीं है, सोच समझकर दिया गया है, नहीं, ये जानना चाह रही हूं। अब आप लोग जो है मीडिया वाले क्या है कि यस या नो पे आ जाते हैं। जब मैं एक बात कह रहा हूं कि कोई भी बयान देने से पहले उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, समाज में उसका असर क्या हो सकता है, इतना खुलकर मैं बोल रहा हूं, फिर भी ये नो पे आ रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि जो बयान है वो बयान सोच समझकर देना चाहिए था, लेकिन अगर ये बयान हम सौरभ मालवीय जी सोच समझकर देना चाहिए था, तो मतलब सोच समझकर ये बयान मोहन भागवत जी ने नहीं दिया। बड़े भाई की भूमिका में अगर इस देश में हिंदू है तो फिर उसको बड़े भाई की भूमिका की तरह जरा दिल भी बड़ा रखना चाहिए और समझदारी वाली बातें करनी चाहिए। ये समझदारी वाला बयान नहीं दिया मोहन भागवत ने क्या? निश्चित तौर पर यह बयान बहुत ही अभिनंदनीय है और बहुत ही स्पष्ट है। भारत में हिंदू पूरे विश्व की चिंता करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात भागवत जी कर रहे हैं हिंदू समाज के लिए, विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, लोक मंगल की बात कर रहे हैं और संपूर्ण विश्व की रक्षा सुरक्षा में और उसकी संपूर्ण चेतना के लिए हिंदू समाज जिस तरह से बाहर आता है, खड़ा रहता है, चिंता करता है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ कोई भेद नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजनीति के कारण विगत कुछ वर्षों से और कुछ कालखंडों में भारत के कई हिस्सों को भारतीय समाज ने तोड़ने का प्रयास किया, उसको एकजुट रहने का आह्वान किया है भागवत जी ने। ये नहीं कहा है उन्होंने कि हिंदू बड़ा हो जाएगा तो दूसरे को हटा देगा। अरे वो ये कह रहे हैं कि हिंदू एक हो तभी विश्व का कल्याण हो। दुनिया भारत की तरफ देखती है तभी तो विश्व गुरु रहा। तो आखिर विश्व गुरु किस आधार पर रहा? इसलिए आधार पर रहा कि हमने विश्व बंधुत्व की चिंता की, हमने लोक मंगल की चिंता की, हमने सर्वे भवन सुखना की बात की और हमने पूरे परिवार, पूरे धरती को परिवार मानते हैं। इस परिवार भाव के लिए हिंदू को आगे आना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। सर मैं समझ रही हूँ आपने पूरा बयान सुनने के बाद अपनी क्या प्रतिक्रिया है वो तैयार की होगी और अच्छे से उसको कई बार पढ़ भी लिया होगा, इसीलिए वो आप फ्लो में लगातार बोले जा रहे हैं। पर मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर, ये देश है, ये देश जो है वो संविधान से चलता है और इस संविधान के हिसाब से हर नागरिक के लिए वो जो सर उसमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, वो संविधान हर नागरिक के लिए बराबर बांट रहा है। लेकिन यहां पर तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। क्यों साहब? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या सिख इस देश का नागरिक नहीं है? क्या ईसाई इस देश का नागरिक नहीं है? तो इस देश का तो हर नागरिक जो है वो उत्तरदायी होगा ना, सिर्फ हिंदू क्यों? बहुत बहुत सही सवाल आपने किया। इस देश का प्रत्येक वर्ग
प्रत्येक व्यक्ति संविधान के आदर, संविधान के अनुरूप ही चलता है और उसकी बड़ी संविधान के प्रति आस्था विश्वास के आधार पर बात हो रही है। पर बात उत्तरदायित्व तो इसलिए है कि बहुसंख्यक समाज यानी ज्यादा जो संख्या बल में है उनकी जिम्मेदारी है कि हिंदू की भी चिंता करो, ईसाई की भी चिंता करो, मुस्लिम की भी चिंता करो, और जो कमजोर हैं उनको आगे लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो बहुसंख्यक है उनकी है। जो गरीब हैं, दबे हैं, पीछे रह गए, जो अशिक्षित है उनको शिक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? हिंदू समाज की है। इसलिए उत्तरदायित्व तो कर्तव्य बोध की है। अब क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी तो बहुत खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो काउंटर मुझे को करना पड़ेगा, है ना? मौलाना साजिद रशीदी तो कुछ खोलकर बोल नहीं रहे हैं, हालांकि उन्होंने खुलकर बताया था किस तरीके से इस बार के चुनाव में उन्होंने वोट बीजेपी को दिया है। ये खुलकर मौलाना साजिद रशीदी साहब ने बताया था। लेकिन मैं आ रही हूँ साजिद रशीदी साहब, आऊंगी दोबारा आपके पास, रुक जाइए जरा। लेकिन पहले प्रोफेसर सौरभ मालविया, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं सर कि इससे हम हासिल क्या करेंगे? ये सवाल बड़ा हो जाता है ना। और यहां पर जो आप कह रहे हो कि क्योंकि ज्यादा संख्या में हिंदू है तो उत्तरदायित्व उनका बनता है, तो अभी तक जो अल्पसंख्यक समाज था और अन्य राजनीतिक दलों पर आरोप लगते थे कि साहब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो अब हिंदू, बड़ा भाई, बड़ी जिम्मेदारी, ये सब कहकर क्यों ना पूछा जाए कि मोहन भागवत जो हैं वो हिंदू समाज का संतुष्टीकरण कर रहे हैं सर? तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण की ये राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। रुमाना जी, जो ज्यादा होता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हिंदू समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि समाज की रचना यानी विकास के काम सरकार का काम है, लेकिन समाज की रचना, समाज को चलाने में, समाज में रहने वाले सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? जो अधिक है वो करें, इसकी बात की जा रही है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि जो कमजोर है, जो कम है उनको हटा दो, जो ज्यादा मजबूत है, जो ज्यादा संख्या में उनका रहो। ये तो कौन कहता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं तो यही सवाल पूछ रही हूँ कि साहब जो बात आपने कही ना कि सभी वर्गों की जिम्मेदारी है, तो संविधान के हिसाब से तो सभी नागरिक बराबर हैं, सभी वर्ग बराबर हैं और सबको वही जिम्मेदारियां निभानी होंगी जिस तरीके से सबको समान अधिकार संविधान में मिल रहा है। इसलिए इस देश के अंदर जितना उत्तरदायी हिंदू का है सर, उतना ही उत्तरदायित्व जो है वो मुसलमान का है, उतना ही उत्तरदायित्व सर सिख का भी है, ईसाई का भी है। हर भारतीय नागरिक की उतनी ही जिम्मेदारी अपने राष्ट्र के प्रति है। मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर था। एक सेकंड, लेकिन आपने जिस तरीके से भूरी भूरी प्रशंसा मोहन भागवत जी के इस बयान की, आपने कहा साहब ये स्वागत योग्य है, अभिनंदन किया जाना चाहिए, तो जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, स्वागत योग्य ये बयान है कह रहे हैं प्रोफेसर सौरभ मालविया, आइए। देखिए रुमाना एक बात समझिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, चाहे वो ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, तमाम के तमाम लोग उत्तरदायी, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं भी कुछ होता है, अब देखिए कुंभ का मामला हुआ, क्या मुसलमानों ने वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया? बिल्कुल हिस्सा लिया। जहां भी कुछ ऐसा कोई घटना होती है वहां दूसरा समाज उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, तो ये उत्तरदायी है, जब भी तो हिस्सा लेता है। अगर उत्तरदायी ना हो तो सामने आदमी मरता रहे, कौन देखेगा किसी को? तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने ये कहा कि सोच समझकर बयान देने की जरूरत है। अगर हम हिंदू समाज को या हिंदू को बड़ा भाई मानते हैं तो उसी परिप्रेक्ष्य में, दूसरी बात, मुसलमान को सिर्फ क्यों टारगेट किया जाता है? यही सवाल सिख से आप लोग क्यों नहीं पूछते? यही सवाल ईसाई से आप लोग क्यों नहीं पूछते? पत्रकार लोग यही सवाल जो है जैनी से क्यों नहीं पूछते? यही बुद्धिस्ट से क्यों नहीं? सिर्फ मुसलमान से ही क्यों पूछा जाता है कि मोहन भागवत ने क्या अच्छा कहा, क्या बुरा कहा? आप भी तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण कर रहे हैं, पत्रकार लोग, टीवी वाले लोग। ये सवाल सर मीडिया पर निशाना साधने से पहले आप खुद देखिए ना कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप किस तरीके से गोलमोल यहाँ पर बैठकर जलेबी बना रहे हैं। मैंने तो सर सबका नाम लिया, मैंने तो सर सिख का भी नाम लिया, मैंने तो ईसाई का भी नाम लिया, आपने तो उससे पहले कुछ भी नहीं यहाँ पर बोला था।